तो जो पिछला हमने देखा था वीडियो, उसमें हमने अगर देखें तो सिलेबस पे हम आए तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया था। हम उपन्यास पे चर्चा कर रहे थे और उपन्यास और यथार्थवाद पहले वीडियो में देखा था। फिर दूसरे वीडियो में हम हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास देखा। तीसरे वीडियो में हमने इसको कंटिन्यू किया। आज जो हम बात करेंगे वो प्रमुख उपन्यासकारों की बात करेंगे कि प्रमुख उपन्यासकार कौन है और उन्होंने उनकी क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम 3 उपन्यासकारों को मुख्य रूप से देखेंगे। पहला है जैनेंद्र, फिर है भीष्म साहनी और तीसरे हैं यशपाल। प्रेमचंद और रेणु को फिर हम अगले वीडियो में कल या परसों में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैनेंद्र से शुरू करते हैं। प्रमुख उपन्यासकार जैनेंद्र। देखिए, आपको अगर पिछला वीडियो आपने ध्यान से समझा था तो 2 तरह की धाराएं उपन्यास में देखने को मिलती हैं। पहली जो धारा थी, एक तो थी वो कौन सी थी? यथार्थवादी धारा है, ठीक है। एक यथार्थवादी धारा थी और दूसरी एक मनोविश्लेषणवादी धारा थी। तो अगर जैनेंद्र को आपको किस कैटेगरी में रखना है तो मनोविश्लेषण वाली जो धारा थी उसके प्रमुख उपन्यासकार जैनेंद्र हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैनेंद्र ने उस जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, ठीक है। तो अब अगर आप मनोविश्लेषणवादी धारा को समझ चुके हैं तो आपको उसकी विशेषताएं जरूर याद आ रही होंगी कि मनोविश्लेषणवादी अगर उपन्यास होते हैं तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सेम विशेषताएं यहाँ हमें जैनेंद्र के उपन्यासों में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है क्या? दर्शन, फिलॉसफी, मनोविज्ञान और अध्यात्म को कला चेतना के साथ संयुक्त करने का श्रेय इनको दिया जाता है, ठीक है। मतलब इन्होंने फिलॉसफी, साइकोलॉजी और जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको क्या किया, इनको तीनों का संयोग बनाकर अपने उपन्यासों को लिखा है। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी ये लगभग देखिए सभी गद्य रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा कि गद्य रचनाकार केवल उपन्यासों तक सीमित नहीं रहता है। वो कहानी भी लिखेगा, वो निबंध भी लिखेगा, वो संस्मरण भी लिखेगा, जीवनी भी लिखेगा। ऐसी अनेक गद्य विधाओं पर इन्होंने कलम चलाने का प्रयास किया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि है वो किसको लेकर है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास। और मनोवैज्ञानिक उपन्यास में भी मैं अगर कहूँ तो नारी केंद्रित जो उपन्यास है वो जैनेंद्र की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। आगे आने वाले जो पॉइंट्स है उसमें हम ये चीज़ प्रूव भी करेंगे। पर अभी आप ये ध्यान रख सकते हैं कि मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास धारा है उसमें भी जो नारी के ऊपर केंद्रित जो उपन्यास है उसमें अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो निश्चित रूप से पहले कौन होंगे? जैनेंद्र होंगे, ठीक है। अब इन पर फ्रायड प्लस गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए हैं, तो हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती है पर आप कहीं कोट कर सकते हैं ये चीज़। अब इनके प्रमुख उपन्यास अगर हम देखें तो मैंने जैसे अभी कहा कि नारी केंद्रित उपन्यास देखेंगे तो इनके 3-4 महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहूँगा कि आप केवल 3 याद रखो, परख, सुनीता और त्यागपत्र, ठीक है। ये 3 उपन्यास आपको ध्यान रखने हैं। इनके पात्र भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि देखिए जैनेंद्र का कोई उपन्यास हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जैनेंद्र पेपर फर्स्ट में ही आएगा आपको, और पेपर फर्स्ट में आएगा तो किसी तीनों उपन्यासों की संक्षिप्त चर्चा आप उसके उत्तर लेखन में कर सकते हो। तो परख क्या है, एक एक देखते हैं। परख क्या है? प्रेम दर्शन को प्रतिष्ठित करता है, प्रेम पर लिखा गया उपन्यास है। इनके हिसाब से क्या है? प्रेम आत्मा दान है, मतलब आत्मा का समर्पण है, आत्मा का दान है। आत्मा का दान से तात्पर्य क्या है? अहम का विसर्जन, कि अपना अहम अगर आपने निकाल के रख दिया, अहम को विसर्जित कर दिया, अहम को अपने से निकाल कर समर्पित कर दिया, तो वो क्या है? आत्मदान है। मतलब प्रेम में अहम का विलयन होना आवश्यक है, ठीक है। इसी अहम के विसर्जन को इन्होंने क्या किया है? प्रतिष्ठित किया है। ईगो, जब तक आप अपने ईगो को खत्म नहीं करोगे तब तक प्रेम की संभावना को इन्होंने नहीं माना है। प्रेम तभी होगा जब आप अहम का समर्पण कर दोगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फिलॉसफी को इन्होंने इस उपन्यास के थ्रू दर्शाया है। देखिए शुरू में मैंने बताया दर्शन भी एस्टेब्लिश करेंगे, मनोविज्ञान भी एस्टेब्लिश करेंगे और क्या करेंगे? अध्यात्म भी। तो इसमें जो 2 चीज़ें दिखेंगी वो दिखेगा दर्शन प्लस मनोविज्ञान। इसके पात्र कौन है? कट्टो, गरिमा, सत्यधन और बिहारी।
आपका काम ये है इसकी थोड़ी सी होमवर्क में इसकी कहानी की थोड़ा सा आप स्टडी कर लें कि इसकी कहानी क्या है, ठीक है। दूसरा जो उपन्यास है वो है सुनीता। देखिए, नारी पात्र के नाम पर ही उपन्यास का नाम है सुनीता। इसमें में अगेन दर्शन तो होगा। कौन सा दर्शन? काम और प्रेम दर्शन, ठीक है। दर्शन तो जरूर इनके उपन्यासों में मिलेगा ही। तो इसमें कौन सा दर्शन मिल रहा है? काम और प्रेम दर्शन, ठीक है। ये कहते हैं कि काम कुंठा से उत्पन्न हिंसक वृत्ति को प्रेम से सिक्त कर अहिंसक बना देते हैं, ठीक है। काम कुंठा से उत्पन्न हिंसक वृत्ति को प्रेम से सिक्त कर अहिंसक बना देते हैं। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है। मतलब काम कुंठा जब आती है मन में तो एक हिंसा का भाव आता है, लेकिन अगर उसमें प्रेम को जोड़ दिया जाए तो ये काम कुंठा क्या हो जाएगी? अहिंसक प्रवृत्ति ले लेगी। यही चीज इसमें दर्शाई गई है सुनीता में। अगला जो उपन्यास है वो इनका सबसे फेमस उपन्यास है, वो है त्यागपत्र। त्यागपत्र के मृणाल बड़ा बड़ा फेमस कैरेक्टर है ये। तो त्यागपत्र में क्या बताया है? मृणाल के अभिशप्त जीवन की, अभिशप्त मतलब जो उस जीवन को भोगने के लिए वो मजबूर है, उसको कहते हैं अभिशप्त। तो मृणाल के अभिशप्त जीवन की एक कहानी इस उपन्यास में दर्शाई गई है। ये एक सशक्त उपन्यास है जिसमें मृणाल जो मेन पात्र है असह्य व्यथा झेलकर सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता को क्या करती है? उद्घाटित करती है। वह विद्रोह नहीं करती बल्कि स्वयं का बलिदान देती है। अपनी शहादत से अहिंसा व प्रेम को चरितार्थ करते हुए पुरुष के स्वामित्व के औचित्य को क्या देती है? चुनौती देती है। जैनेन्द्र ने आत्मादान में ही उसकी मुक्ति के दर्शन का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो आत्मा का जो आत्मादान की जो हमने बात की थी, जो पहले उपन्यास में भी हमने बात की परख, वही चीज त्यागपत्र में भी हमें देखने को मिलता है। त्यागपत्र के मेन पात्र कौन है? मृणाल। मृणाल का क्या है? अभिशप्त जीवन की कहानी है, ठीक है। कैसे है कि मृणाल असह्य व्यथा झेल रही है सामाजिक व्यवस्था के चलते, पर वो समाज से शिकायत नहीं कर रही, वो स्वयं का क्या कर दे रही है? बलिदान दे रही है। और बलिदान भी कैसा है? अहिंसक है और प्रेम को चरितार्थ करते हुए है। उसने पुरुष के स्वामित्व के औचित्य को क्या दिया है? चुनौती दी है। मतलब ये समझिए आप कि पुरुष जो है उसका वो उस समय में केंद्र में है। अगर पुरुष के औचित्य को चुनौती दी है तो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था पर भी चुनौती प्रस्तुत की है। तो ये है कौन? त्यागपत्र की मृणाल, ठीक है। ये दो और हैं, मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ें, पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 3 आप याद रखें, महत्वपूर्ण ये 3 ही हैं, क्योंकि उत्तर में इतना लिख नहीं पाते हैं, तो जितना लिख पाए उतना ही हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात आती है भाई किस प्रकार लिखते हैं, इनकी शिल्पगत विशेषताएं क्या है, लेखन शैली क्या है। तो देखिए, आप अगेन याद कीजिए, मनोविश्लेषणवादी धारा थी, मनोविश्लेषण वाली जो धारा थी उसमें क्या बताइए, चलो याद कीजिए, आप ही बताएंगे उत्तर। आप बताइए मुझे, क्या घटनाएं विरल होंगी कि सघन होंगी? खूब सारी घटनाएं होंगी कि कम होंगी? बताइए। कम होंगी। मनोविश्लेषणवादी धारा में क्या होगा? घटनाएं क्या होंगी? कम होंगी। चिंतन मनन ये सब क्या होगा? पीक पर होगा, मतलब सबसे ज्यादा इसी पर बात की जाएगी। घटनाएं विरल होंगी, चिंतन मनन पर अधिक फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, कथानक बंधा होगा कि कथानक टूटा हुआ होगा? कथानक बंधा हुआ नहीं होगा, क्योंकि विचारों का जो आवेग होगा, विचार जैसे जैसे आएंगे उसी हिसाब से कथानक चलेगा। तो कथानक पूरा बंधा हुआ नहीं होगा। तो देखिए, यही विशेषताएं यहाँ पर लिखी हैं। कथानक योजना क्या है? वर्णनात्मक व घटनाओं की श्रृंखलाबद्धता पर आधारित नहीं होगा। कथा तत्व की सूक्ष्मता किससे बनेगी? संवादों के माध्यम से। इनकी विशेषता ये है कि संवाद छोटे हैं और चुस्त हैं। घटनाएं क्या होंगी? कम होंगी। और विश्लेषण और चिंतन क्या होगा? देखो, एक बार अगर आपने विश्लेषणवादी धारा की विशेषताएं समझ ली, हर जगह आपको सेम चीजें लिखनी है। देखो, हिंदी के यही ब्यूटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो आप हर जगह उन्हीं पॉइंट्स को यूज कर सकते हो जो हम कर रहे हैं, ठीक है। चिंतन ज्यादा होगा, घटनाएं कम होंगी, संवाद व्यवस्था से आगे बढ़ेगा, कथानक की सूक्ष्मता संवादों से बढ़ेगी। नवीन क्या प्रयोग किए हैं? जैसे त्यागपत्र में प्रयोग किया कि कथानक के अंतिम भाग से उपन्यास की क्या होती है? शुरुआत होती है। देखिए, आपने कई फिल्म भी आपने देखी होंगी जो बिल्कुल लास्ट एंडिंग से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। फिर क्या होगा? प्लॉट बनता है और बाद में एंड में जाके वहीं पे प्लॉट सर्कल की तरह वहां पर जुड़ता है। तो वही चीज इन्होंने अपने उपन्यासों में करने की कोशिश की है, ठीक है।
फिर दूसरा है पात्र योजना। तो पात्र योजना में एक चीज तो हमने शुरू में ही सीख ली, क्या? नारी पात्र क्या होंगे? सशक्त होंगे, ठीक है। तो चरित्रों की संख्या आप ही बताइए, जब मनोविश्लेषणवादी धारा होगी तो चरित्र खूब सारे होंगे कि कम होंगे? बताइए। ऑब्वियसली कम होंगे, ठीक है। तो चरित्र क्या होंगे? कम होंगे। एक ही चरित्र के चिंतन मनन पर फोकस किया जाएगा। इनके जो पात्र है वो मध्यवर्गीय पात्र हैं। नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में क्या होगा? अधिक सक्रिय व सचेष्ट दिखाई पड़ते हैं। 3 पात्र याद रख लो, परख की कट्टो, त्यागपत्र की मृणाल और सुनीता की सुनीता, ठीक है। अपने स्वभाव और सृष्टि आदि के नियमों के अनुरूप पुरुषों की तुलना में नारी पात्रों में स्नेह, सौहार्द आदि का भाव क्या होगा? अधिक तीखा होगा, ठीक है। अधिक सजीव भी होगा और कहीं कहीं तो आक्रामकता की सीमा पर भी क्या होगा? हावी होगा। तो ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं पात्रों में। क्या क्या हुआ? दोबारा देखिए, चरित्र क्या होंगे? सीमित होंगे। मुख्य पात्र कौन? मध्यवर्गीय पात्र। नारी पात्र सशक्त होंगे, किसकी तुलना में? पुरुष पात्रों की तुलना में। उदाहरण हो गए 3। और पुरुषों की तुलना में नारी पात्रों में क्या होगा? स्नेह और सौहार्द क्या होगा? ज़्यादा होगा, तीखा भी होगा और कहीं कहीं क्या होगा? आक्रामक होगा। बस इतनी सी चीज़ें अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, जब मनोविश्लेषणवादी जब धारा होगी तो बताओ वो घटनाओं से लड़ेगा कि अपने आप से लड़ेगा? अपने आप से लड़ेगा, ठीक है। तो पात्र समाज से कम लड़ते हैं, अपने आप में ज़्यादा लड़ते हैं। स्थूल सामाजिक जो नैतिक संघर्ष के स्थान पर कैसा संघर्ष होगा? आत्म संघर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, भाषा शैली की हम बात करें। आप बताइए, मनोविश्लेषणवादी धारा है तो बताइए प्रतीकात्मकता होगी भाषा में या नहीं होगी? बताइए। प्रतीकात्मकता होगी, ठीक है। तो भाषा शैली में क्या होगा? चिंतन की भाषा होगी, वाक्य छोटे होंगे और प्रतीकों का प्रयोग होगा, व्यंजना को महत्व होगा, ठीक है। ये कुछ व्याकरण की विशेषताएं मैंने लिखी हैं, आप देख लेना। शब्द चयन में कोई आग्रह नहीं वगैरह वगैरह। भाषा शैली निजीपन का प्रतीक बनकर आती है, ठीक है। निजीपन मतलब इंडिविजुअलिटी का प्रतीक बन के आती है। तो जैसे ही मनोविश्लेषण आएगा तो इंडिविजुअलिज्म आता ही आता है, ठीक है। तो ये हुआ जैनेन्द्र की लेखन शैली व शिल्पगत प्रयोग। तो जैनेन्द्र के हम प्रमुख उपन्यास देख चुके हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं देख चुके हैं और फिर इनका शिल्प और भाषा वाला पक्ष देख चुके हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि भाई जैनेन्द्र जी के नारी पात्र क्या हैं? सशक्त हैं, तो नारी पात्रों की विशेषताएं भी देख लेते हैं शॉर्ट में। तो भैया मैंने पहले ही क्या कहा? पुरुष पात्रों की तुलना में क्या होगा? अधिक प्रखर, जीवंत और व्यक्तित्व संपन्न नजर आएंगी। कौन? नारी पात्र। कथानक के केंद्र में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रहेंगी। देखिए, सुनीता की सुनीता, त्यागपत्र की मृणाल, केंद्र में कौन है? महिला पात्र है, नारी पात्र है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये नारियां एक पुरुष की पत्नी ना होकर दूसरे पुरुष की प्रेमिका बन पाठकों को क्या कर रही है? आकृष्ट कर रही है। देखिए, इनके जो उपन्यासों में क्या होगा? ये पतित्व धर्म पर क्या होंगे? चुनौती पेश करेंगे। पति होने के बावजूद भी अगर आपको किसी से प्रेम हो रहा है, उस चीज को जैनेन्द्र जी ने दर्शाने की कोशिश की है, ठीक है। और उसको नैतिकता के धरातल पर सही भी बताया है। देखिए कैसे, जैसे एक तो यह है कि ये नारी एक पुरुष की पत्नी ना होकर दूसरे पुरुष की प्रेमिका बन पाठकों को क्या कर रही है? आकृष्ट कर रही है। दूसरा, जैनेन्द्र क्या कर रहे हैं? शारीरिक पतन को चारित्रिक पतन स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब अगर आपके संबंध किसी और से हैं, पति होने के बावजूद किसी और से, तो उसको नैतिकता के धरातल पर ये नैतिक पतन नहीं मान रहे हैं। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं उसको चुनौती प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं और उसको गलत भी ठहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पतित्व के धरातल पर पतित होने पर भी सतित्व के धरातल पर पतित नहीं। बड़ा अच्छा सेंटेंस को समझते हैं। देखिए, पतित्व के धरातल पर पतित होना मतलब पति से प्रेम की बजाय किसी अन्य पुरुष से प्रेम या संबंध रखना। सतित्व के धरातल पर पतित नहीं, कि एक स्त्री के रूप में अगर देखा जाए तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, उसको पतित नहीं माना जा सकता। नैतिकता के धरातल पर उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। यही जैनेन्द्र बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फिर है, सभी नारी पात्रों में बुद्धि व हृदय का संघर्ष अनिवार्य दिखाया गया है, ठीक है। बुद्धि और हृदय का संघर्ष तो दिखाया जाएगा। बुद्धि क्या है? बुद्धि बोलेगी पति व समाज की और वफादार रहने की प्रेरणा देगी। बुद्धि बोलेगी, दिमाग बोलेगा जो समाज बोल रहा है वो सही है। लेकिन हृदय क्या बोलेगा? हृदय बोलेगा कि अज्ञात के प्रति लालसा में बनाकर प्रेमी और व्यक्ति की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब दिल बोलेगा कि भाई
कि अगर आपको किसी और से प्यार है तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर स्त्री विमर्श है हिंदी उपन्यासों में, ये आप अपने लेवल पे देखिएगा, मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसका नोट्स मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एक जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जैनेंद्र जी, उनको हमने कवर कर लिया है। जैनेंद्र के उपन्यास देख लिए हमने, ठीक है। इसके बाद इसके शिल्पगत विशेषताएं और लेखन की विशेषताएं देख ली, नारी पात्रों की विशेषताएं देख ली, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। अब जो अगले उपन्यासकार आ रहे हैं वो हैं भीष्म साहनी, ठीक है। 5 उपन्यासकार हमारे सिलेबस में हैं, दूसरे उपन्यासकार हैं कौन? भीष्म साहनी, ठीक है। तो अगेन ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि उपन्यासकार भी होगा, कहानीकार भी होगा, और वो नाटककार भी होगा जो गद्य लेखन पर कलम चलाएगा, ठीक है। इन्होंने किस पे लिखा है? सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया है। तो बताइए, मनोविश्लेषणवादी धारा से है या यथार्थवादी धारा से हैं? ये यथार्थवादी धारा से, ठीक है। तो ये यथार्थवादी धारा से सामाजिक यथार्थ का चित्रण कर रहे हैं। तो वापस अब सारी विशेषताएं क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। जो जैनेंद्र की विशेषताएं थी उससे इनकी विशेषताएं क्या होंगी? अलग होंगी। यथार्थ पर टिप्पणी करेंगे। तो यथार्थ पर टिप्पणी करेंगे तो किस पे टिप्पणी की है? इन्होंने समाज में व्याप्त विषमताओं, जातिवाद, सामाजिक संघर्ष एवं मानवीय संबंधों पर क्या किया है? कलम चलाई है। मतलब व्याप्त विषमताएं, जातिवाद और सामाजिक संघर्ष एवं मानवीय संबंधों पर इन्होंने क्या किया है? अपना लेखन कार्य किया है, ठीक है। भीष्म साहनी क्या करते? किसी घटना को मात्र फैक्चुअल या तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उसके मानवीय पक्ष को भी गहराई से उभारते हैं। मतलब केवल जो तथ्य है उनको उजागर करना ही इनका उद्देश्य नहीं होता, उसकी गहराई तक जाते हैं और उसके मानवीय संबंधों पर जाकर उसकी क्या करते हैं? जांच और पड़ताल करते हैं, ठीक है। भीष्म साहनी के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ किस प्रकार का देखने को मिलता है और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, जो जैनेंद्र जी थे उन्होंने कौन सी किसकी धारा को आगे बढ़ाया था? प्रसाद जी की मनोविश्लेषणवादी धारा को आगे बढ़ाया। और भीष्म साहनी क्या करेंगे? प्रेमचंद की जो धारा है, सामाजिक यथार्थवादी जो धारा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवाद परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं एवं क्या कर रहे हैं? विकसित भी कर रहे हैं। इनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? गैर सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, किसी संप्रदाय विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं। इनका उपन्यास है एक झरोखे। इसमें क्या क्या देखिए, सामाजिक यथार्थ की बात करें तो सामाजिक विषमताओं पर सवाल उठाएंगे। तो इन्होंने जो सवाल उठाया है वो धर्म की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, जो उस तत्कालीन समय में धर्म को लेकर जो विचार थे, उनको किस पे तोला है? इन्होंने विवेक और मानवीय कसौटियों पर परखा है। विवेक मतलब बुद्धि, लॉजिक, उसके आधार पर, और मानवीय मतलब ह्यूमन, एज ए ह्यूमन, क्या ये धर्म के जो परंपराएं हैं या धर्म के जो रीति रिवाज हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उन कसौटियों पर इन्होंने झरोखे में तोलने का प्रयास किया है। अब ऐसा तोलेंगे तो आप जानते हैं उस दौरान में क्या होंगे? धार्मिक आडंबर, मिथ्या, धर्म के नाम पर डराना, ये सारी चीज़ें कॉमन थी। तो इन पर क्या करेंगे? ये सवाल उठाएंगे। क्या करेंगे? सवाल उठाएंगे, ठीक है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है तमस। तमस में किसकी बात की गई है? सांप्रदायिकता व देश विभाजन की, ठीक है। ऐसे एक और उपन्यास है कड़ियाँ। कड़ियों में नारी पे उपन्यास है, नारी की विडंबना पूर्ण स्थिति पर और नारी की अधिकारहीनता पर इन्होंने टिप्पणी की है। एक उपन्यास है इनका वसंती। निम्न वर्गीय जीवन के संघर्षों व त्रासदियों का क्या किया है? वर्णन किया है। मैंने ये 4 इसलिए लिए हैं कि 4 डिफरेंट जो समाज की प्रॉब्लम्स थी या समाज या सामाजिक यथार्थ की जो बात थी, उन 4 को आप इन 4 के एग्जाम्पल से बता सकते हो। दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। झरोखे में क्या बताओगे? धर्म। तमस में क्या बताओगे? सांप्रदायिकता, देश विभाजन। कड़ियाँ, नारी। वसंती, निम्न वर्गीय जीवन के संघर्षों, त्रासदियों। तो ओवरऑल आप अगर इतनी चीज़ें लिख देते हो तो आपके आंसर में क्या होगा? एक कंप्लीटनेस आएगी, संपूर्णता आएगी, कॉम्प्रिहेंसिव आपका आंसर होगा। एक ही पे 4 उदाहरण देना इतना अच्छा नहीं होता जितना अलग अलग विषयों पर उदाहरण देना होता है। तो ये अपनों ने कोशिश की है, ठीक है। इनकी जो पहचान है वो है तमस को लेकर। तमस जो उपन्यास है इनका, उसको लेकर इनकी महत्वपूर्ण पहचान है। तो तमस के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तमस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है और तमस पे अलग से सवाल भी पूछा जा सकता है। तो तमस में क्या बताया है?
1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पंजाब में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके दंगों पर आधारित इसकी कहानी है। ठीक है। सांप्रदायिकता के कारणों की अगर ये पड़ताल करते हैं तो ये पाते हैं कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है। एक तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के बीज बोए गए थे, उसी का अब हम फल ले रहे हैं एक तरीके से। राजनीतिक जो दल हैं वो क्या है, स्वार्थी हैं, उनके अपने इनहेरेंट क्या है, स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है। ठीक है। सांप्रदायिकता का जो चरित्र है सभी धर्मों के लिए क्या है, समान है। मतलब ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता किसी एक धर्म के लिए ऐसी है, दूसरे धर्म के लिए अलग है। सांप्रदायिकता क्या है, चरित्र जो है, मतलब जैसे सांप्रदायिकता की हिंसक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो कोई भी धर्म हो उसमें वही प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। ये इन्होंने बताया है इसमें। सांप्रदायिकता से सबसे अधिक नुकसान गरीब व निचले तबके के लोगों का होता है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, सांप्रदायिकता फैलाने में। जो ऊपरी तबका होता है या जो सांप्रदायिकता को फैलाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है परेशान कौन होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, वो होता है निचले तबकों के लोगों का। तो ये चीज़ उन्होंने क्लैरिटी देने की कोशिश की है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये उपन्यास आज भी क्या है, प्रासंगिक है। इसलिए आपको कुछ करंट उदाहरण सांप्रदायिकता के याद रखने हैं और वो इस उपन्यास के साथ जब प्रश्न पूछा जाए तो उसमें डाल सकते हो कि जब वो समस्या थी, भले ही विभाजन नहीं हुआ, लेकिन सांप्रदायिकता की समस्या आज भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम है नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर। ये क्या है, ये जो उपन्यास है ऐसे समय के भारतीय समाज की कहानी प्रस्तुत करता है जो किसी धार्मिक डर से गैर मजहब में अपनी बेटी का विवाह करने से भी नहीं रोकता, बल्कि दूसरे धर्म के प्रति घृणा को दर्शाता है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इतना धर्म का डर है कि एक तो दूसरे धर्म में बेटी का विवाह तो बहुत दूर की बात है, विवाह मत करो, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति घृणा का जो भाव है वो भी देखने को मिलता है। ये चीज़ इन्होंने बताई है। और ये घृणा का लेवल क्या है, घृणा का लेवल ये है कि चाहे उस अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद हो तो भी उन्हें कोई संकोच नहीं होगा, हो जाए चाहे ऐसा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर बहुत बारीकी से देखो तो कुछ जगहों पर या ये चीज़ें तो आज के समाज में भी देखने को मिलती है। अलग अलग धर्म में जो विवाह है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं एक धार्मिक कट्टरता तो आज भी देखने को मिलती है। इसके जो पात्र हैं वो देखो क्या है, नीलू और नीलोफर एक ही पात्र है। तो नीलू एक पात्र है और नीलिमा एक पात्र है। नीलू क्या है, नीलोफर क्या है, एक मुस्लिम बालिका है। नीलिमा क्या है, एक हिंदू बालिका है। मुस्लिम है तो हिंदू से प्यार हो गया, सुधीर नाम के युवक से, और हिंदू बालिका को किसी अल्ताफ नाम के मुस्लिम युवक से प्रेम हो जाता है। पर सामाजिक विडंबना देखिए कि इन सामाजिक बंधनों के चलते ये अपने प्रेम को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, सामाजिक बंधनों व धार्मिक मर्यादाओं के चलते दमित व कुंठित होकर विडंबनापूर्व जीवन क्या कर रहे हैं, ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। यही इस उपन्यास में दर्शाया है। देखिए मैंने कुछ इन उपन्यासों के बारे में कुछ लाइनें ढूंढी थी, वो देखिए क्या है। नीलू नीलिमा नीलोफर क्या है, एक प्रेम कहानी है। प्रेम कहानियों में अड़चनें उठती हैं, कभी आर्थिक विषमताओं के कारण, कभी जाति भेद के कारण, कभी पारिवारिक मतभेद के कारण। इस कहानी में भी अवरोध उठते हैं प्रेम के कोमल तंतुओं को कुचलने के लिए। अंतर केवल इतना है कि इस प्रेम कहानी में उतरने वाले अवरोध कुछ ऐसे पूर्वाग्रह लिए हैं जिनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी है, जिनकी भूमिका कभी दारुण भयानक रूप ले लेती है। या आप किसी भी उत्तर का अगर वो ले लेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे, तो सोचिए आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने ये लाइनें आपके लिए ढूंढी हैं कि आप इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उपन्यास में बताया क्या है, उपन्यास में रिश्तों के अतीत और वर्तमान को जिंदगी में भोगे अनुभव और संस्कार, नारी के ममत्व, अपनत्व और अपने घनत्व के प्रभाव को पूरी सहजता के साथ क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। दूसरी तरफ इस उपन्यास में पारिवारिक संबंधों में आई संवेदन शून्यता को बड़ी सहजता से साथ रेखांकित किया है। कैसे आई है ये संवेदन शून्यता, क्योंकि
दो धर्मों की बात आ गई है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्यार कर रहा है, जो समाज को उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं है, समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो पारिवारिक संबंधों को भी ताक पे रख के अपने जो थॉट प्रोसेस है उसी को ये क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। इसलिए पारिवारिक संबंधों में क्या आएगी, संवेदन शून्यता देखने को मिलती है। ठीक है। फिर अंत में उपन्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि औरतों के दमन में सिर्फ समाज के पिछड़े वर्गीय सक्रिय नहीं होते, बल्कि तथाकथित बुद्धि वर्ग भी शामिल है। इस माहौल में उपन्यास के पात्र अपनी जिंदगी का क्या बुनते हैं, ताना बाना बुनते हैं। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो मोटा मोटा मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको दे दिया है, चाहो तो इसको याद कर लो और जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे उपन्यासकार, जो है हमारे यशपाल। यशपाल की दिव्या देखिए हमारे सिलेबस में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इनके 2-4 उपन्यासों के बारे में हम देखेंगे, बाकी दिव्या से काफ़ी सारी चीज़ें यशपाल की कवर हो जाती हैं। तो ये भी कौन है, ये भी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है, प्रेमचंद वाली धारा, लेकिन यहाँ पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव है। ये किसी विचारधारा से जुड़े हुए रचनाकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासकार दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच, ये सारे उपन्यास हैं। एक और अन्य देखें अगर मार्क्सवादी धारा के अलावा जो उपन्यास है वो क्या है, क्यों फंसे, स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित है। आसरा का शाप, ये सामंती व्यवस्था और इसमें नारी की स्थिति पर आधारित एक उपन्यास है। ठीक है। अब देखिए सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है, तो शिल्प की विशेषताएं देखिए क्या होगा, कथानक क्या होगा, विस्तृत होगा, घटनाएं क्या होगी, बहुल होंगी। झूठा सच में देखने को मिलता है चरित्र चित्रण की गहराई, एक विचारधारा तक सीमित नहीं रहते, परिस्थितियों को के अनुसार बदलता रहता है इनका चरित्र, किसका, पात्रों का। तो ये अपने को दिव्या में भी देखने को मिलता है कि दिव्या का चरित्र परिवर्तनशील है। जब दिव्या पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी ये समझ लो कि परिस्थितियों के अनुसार पात्र व चरित्र बदलते रहते हैं। संवादशील पात्रों के स्वभाव एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुरूप, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए समाज में निम्न पृष्ठभूमि से कोई पात्र है तो वो या तो लोकल लैंग्वेज बोलेगा, वहाँ की स्थानीय शैली में बोलेगा, और मान लीजिए कोई प्रकांड पंडित टाइप का व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, संस्कृतनिष्ठ जो भाषा है उसका प्रयोग करेगा। तो जो उनकी पृष्ठभूमि है उसके अनुसार उनकी भाषा इन्होंने संवाद योजना को बताया है। ठीक है। व्यंग्य और कटाक्ष देखने को मिलती है। भाषा शैली कैसी है, कथ्य के अनुसार स्वरूप निर्माण करती है, परिवेश के अनुसार शब्दों का चयन है, जैसे देश विदेश शब्दों का खूब प्रयोग देखने को मिलता है। आस्थानागार, मेयर, कटड़ी लोकल शब्द हो गया, मेयर अंग्रेजी का शब्द हो गया, आस्थानागार तत्सम शब्द टाइप का हो गया। ठीक है। गद्य में भी इन्होंने काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। काव्यात्मक शैली गद्य में प्रयोग करने का मतलब ये है कि एक लयात्मकता देखिए, गद्य भाषा में भी एक तुकबंदी टाइप की चीज़ ये देखने को मिलती है। व्यंग्य शैली काफ़ी यूज़ करते हैं ये। ठीक है। 2-4 लाइनें मैंने ढूंढी हैं यशपाल के लिए। यशपाल के उपन्यासों का शिल्प अत्यंत विचारोत्तेजक, यथार्थवादी और सामाजिक चेतना से क्या है, भरपूर है। उनकी भाषा शैली सरल होते हुए भी गहरे प्रभाव छोड़ती है। उनका कथा संयोजन जटिल सामाजिक ताने बाने को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। वे अपने उपन्यासों के माध्यम से पाठकों को न केवल कहानी सुनाते हैं बल्कि उन्हें समाज की सच्चाइयों से परिचित कराते हुए सोचने और बदलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो सामाजिक यथार्थ का उद्देश्य क्या है, सामाजिक यथार्थ को तो उद्घाटित तो करना ही है और अब सोचने और बदलने के लिए भी प्रेरित करना है। तो ये तो रहा यशपाल जी के उपन्यास। ठीक है। तो 3 हमने कवर कर लिए हैं आज, यशपाल, उसके बाद भीष्म साहनी और जैनेन्द्र। ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यासकार हमने कर लिए हैं। बचे 2 हैं, फणीश्वरनाथ रेणु और प्रेमचंद, जो हम अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, या पेपर 2 को हम शुरू करके वहीं करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो। कोई समस्या है तो आप मेरे को मैसेज करिए। थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल होता है, फाइनेंशियल क्लोजिंग चल रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जितनी मदद कर सकूँ मैं करता रहूँगा। आप अपने मैसेज के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि और क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।